हेलो एवरीवन, आप सभी का द हिम एजुकेटर में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से 2025 में जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो उनके जो सिलेबस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से कम 20 क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज़ इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश एरा था उस टाइम जो है वो इंडिया में एजुकेशन से संबंधित कौन कौन सी कमीशंस, इंपॉर्टेंट कमीशंस और कमिटीज़ आए। चलिए हम जो है वो इसको शुरू करते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम ये जानेंगे कि 1947 से इंडिया में जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल कमीशंस और कमिटीज़ कौन कौन सी थी और जो है वो उनकी जो जो भी रिकमेंडेशंस आई तो उनसे क्या जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर देखने को मिला। और साथ ही साथ इनको समझना क्यों ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को समझना है तो उसकी जो जड़ें हैं जहाँ से वो निकल कर के आया है उसको समझना ज़रूरी हो जाता है। तो स्पेशली ब्रिटिश एरा के टाइम में किस तरह के चेंजेस लाए और उन्होंने क्या क्या प्रयास उन्होंने किए, तो समझने के लिए हमें ये जो है वो इन एजुकेशन कमीशंस और कमिटीज़ को जो है वो उनका अध्ययन हमें करना पड़ता है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है तो इसको आप जो है वो साथ साथ में नोट करते रहें और रिवीजन भी आप इसका करिएगा। मुझे पूरा जो है वो यकीन है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। टेबल और फॉर्म में हमने जो है वो शुरू में इनको यहाँ पर आपके सामने दिया है, जो मेजर कमीशंस एंड कमिटीज़ थी। अच्छा, ये कमीशंस और कमिटीज़ का गठन क्यों हुआ करता था? जैसे अगर यहाँ पर हम एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि उस टाइम में ये कमीशंस या कमिटीज़ या इनका गठन हुआ था। अगर हमें जो है वो एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर हम बात करें कि कुछ चेंजेस लाने हैं या कुछ उसमें बदलाव लाना है तो उसके सबसे पहले हमें उसको स्टडी करना होता है कि वहाँ पर जो है वो उस समय क्या स्थिति है, कहाँ पर कमी है और कहाँ पर कितना काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनको उनको चुन करके जो अथॉरिटी है, जो सरकार है, वो कमेटी का गठन करती है। फिर जो काम करते हैं फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें जो है वो बदलाव या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या क्या हमें करना चाहिए। फिर वो पूरी रिकमेंडेशंस के साथ में एक रिपोर्ट सरकार को सबमिट करते हैं। तो ये उनका काम होता है। तो अब जो यहाँ पर टेबल है उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट था वो 1813 का, वो 1813 में जो आया था वो, और जिसका उसका मुख्य जो फोकस था वो था फंडिंग ऑफ एजुकेशन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो मेनली कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो मुख्य जो बिंदु था वो क्या था, तो आप इस तरह से उसको यहाँ से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है वो है मैकॉले मिनट्स। ये आया था 1835। डायरेक्टली कई बार ईयर भी पूछा जाता है और इसका जो मेन फोकस था वो था इंडिया में जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। कई कई एग्ज़ाम्स में यह भी पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो उसका जो उत्तर है वो है मैकॉले। वर्ड्स डिस्पैच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो था, ये 1854 में सामने आया था और जो इसका मुख्य फोकस था वो था एजुकेशन पॉलिसी ब्लूप्रिंट किस तरह से इंडिया में तैयार किया जाना चाहिए। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इसको आप गांठ बांध लीजिए कि यहाँ इसको जो है वो आपने याद रखना है। हंटर कमीशन या फिर इसको कहा भी जाता है इंडियन एजुकेशन कमीशन, तो इसका गठन 1882 में हुआ था और ये जो 83 लिखा हुआ है 1883, इस अगले साल जो है इसने अपनी रिपोर्ट को जो है सबमिट किया था। इसका जो मेन फोकस था वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर रहा था। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में जो था ये बना था और इसका जो मुख्य फोकस था वो था यूनिवर्सिटी रिफॉर्म। फिर आया सेडलर कमीशन। सेडलर 1917 में इसका गठन हुआ था और 1919 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है और मुख्य जो इसका बिंदु था वो था हायर एजुकेशन में किस तरह से रिफॉर्म किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 में ये एक्ट आया था। इसके तहत जो है वो प्रोविंशियल कंट्रोल ऑफ एजुकेशन की बात की गई थी। हार्टो कमेटी 1929,
इसके तहत जो है वो क्वालिटी जो है वो किस तरह से एजुकेशन में इम्प्रूव की जा सकती है उस पर जो है वो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। अब बात करें अवार्डवुड रिपोर्ट की, तो ये 1936 में जो है वो इस कमेटी बनी थी। तो जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी, उन्होंने 1937 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था, जो कि संबंधित थी वोकेशनल एजुकेशन प्रमोशन से। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसको महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो दिया गया था और ईयर 1937 में ये आई थी सामने। और इसका जो मुख्य फोकस था वो था बेसिक एजुकेशन पर। वर्धा नाम की जो जगह है वो महाराष्ट्र में पड़ती है, तो वहाँ पर जो है वो वर्धा कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने इसको जो है वो लॉन्च किया था। सर्जेंट रिपोर्ट 1944, इसका जो मेन फोकस था वो था यूनिवर्सल एजुकेशन प्लान पर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमिटीज़ या एक्ट हैं जिन्होंने जो उस समय के इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम था उस समय का जो है वो उसमें इम्पैक्ट डाला था। इनको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख सकते हैं और इनको फ्रिक्वेंटली आप रिवाइज़ करते रहिए। हमने साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इनको आगे जो है वो डिस्कस किया है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो दोनों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और एंड में हमने कुछ MCQs को भी डिस्कस किया है, तो आप MCQs भी सॉल्व लगाइएगा। आइए इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जो पहला इम्पॉर्टेंट एक्ट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात थी उसमें ऐसा हुआ कि पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रशासन था उन्होंने पहली बार एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का जो है वो फंड एलोकेट किया था। इस एक्ट के तहत ही फिर जो एजुकेशन थी वो राज्य की जिम्मेदारी बनी, उन जो थी वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एजुकेशन बनी। तो ये 2 पॉइंट जो थे इसके इम्पॉर्टेंट थे। तो यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है कि वो किस एक्ट के तहत जो फर्स्ट टाइम इंडिया में एजुकेशन के लिए फंड को एलोकेट किया गया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब बात करें मैकॉले मिनट्स 1835 की, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं कहूँगा कि इसके तहत ये हुआ कि जो कहा गया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है पढ़ाने के लिए वो इंग्लिश होना चाहिए। मैकॉले का एक फेमस कोट भी NCERT में लिखा है कि जैसे उसका एक यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि उन्होंने एक ऐसी क्लास को क्रिएट करने की पर फोकस किया इंडिया में कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। तो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन, सॉरी इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो वो है मैकॉले। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की। तो ये जो 1835 का मैकॉले मिनट है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वुड्स डिस्पैच 1854, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इसके तहत जो इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। और इन्होंने टीचर ट्रेनिंग और वर्नाक्यूलर एजुकेशन जो कि प्राइमरी लेवल पर हो उसके बारे में भी जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। अब जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किस को कहा जाता है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा के बारे में अगर आप देखें इसका इतिहास जाता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड के जो राजा थे 1215 में जो है वो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन किया था, क्योंकि उनकी जो ऐसी थी कि ऑटोक्रेसी और बाकी जो मिसयूज़ ऑफ पावर था वो बढ़ रहा था। तो वहाँ पर राजा के जो भी नोबल्स थे, जो दरबारी थे, उन्होंने सोचा मिलके कि कुछ एक चेक्स एंड बैलेंसेस तो होने ही चाहिए, जिससे कि जो है वो इस तरह की मनमानी या जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है वो बने रहना चाहिए। तो उस पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। फिर जो है वो ये एक ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट था वो किंग ऑफ इंग्लैंड को साइन करना पड़ा। ये जो ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की हिस्ट्री में जो है वो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। तो इसलिए जो भी किसी भी फील्ड में जो पहला एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको भी फिर मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच। या और भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं इंडियन पॉलिटी में कि
विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर इस तरह से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको नोट कर करके पूछा जाता है कई बार कि ये किस साल आया था, तो 1854। अगर ये पूछें कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तब आपका आंसर होगा वर्ड डिस्पैच। बाकी जो इनकी दो इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशंस थी वो इस तरह की है। इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन, इस कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो 1882 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसको अपॉइंट किया गया था। जो चेयरमैन थे वो थे, उनका नाम था हंटर, इसीलिए इंडियन एजुकेशन कमीशन को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना गया। इसने मेनली फोकस किया कि किस तरह से जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और इन्होंने ये सुजेस्ट किया कि जो एजुकेशन जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों में जो है वो होना चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, इसने जो है वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन पर जो है वो एड्रेस किया। बाकी जो है वो इसने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर की जो है वो मतलब उसका ऑटोनॉमी ज़्यादा होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की। रिकमेंडेड स्ट्रिक्टर कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सेटलर कमीशन, या फिर इसको कहा भी जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। सब पहले इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल करने के लिए जो है वो इसका गठन किया गया था, परंतु बाद में इसको जो है वो पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन लेवल पर जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया गया। जो भी इसने रिकमेंडेशंस दी थी तो उन पर जो है वो बाद में फिर बाकी यूनिवर्सिटी या बाकी जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश इसको की गई थी। 1917 में जो है वो इसका गठन हुआ था और इसने 1919 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। इसकी जो मेन बात ये थी इस कमीशन की, इसने ये कहा कि जो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच है उसमें इंटरमीडिएट कॉलेज की जो है वो सिस्टम होना चाहिए बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। ये इसकी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। और इसने ये भी कहा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होने चाहिए। सेटलर कमीशन ने यह भी कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि कार्य करने की जो ज़्यादा उनको स्वतंत्रता जो पावर उनके पास हो, तो वो यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा होनी चाहिए। और इसने वोकेशनल और विमेन एजुकेशन पर भी फोकस किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार पूछा है प्रश्न इस तरह से कि सेटलर कमीशन जो है वो कब अपॉइंट हुआ था, किस साल अपॉइंट हुआ था। इसने फिर जो मेन फोकस क्या था, इसका मेन रिकमेंडेशन क्या थी, जो कि हमने अभी कहा कि क्रिएशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की रिकमेंडेशन थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस एक्ट के तहत जो है वो एजुकेशन को प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यानी कि जो प्रांतीय सरकार है उनको जो है वो एजुकेशन ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जो एजुकेशन के जो भी मुद्दे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यह उसमें कहा गया। यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनको एजुकेशनल पॉलिसीज़ पर जो है वो कंट्रोल मिला। हार्टो कमेटी 1929, इसने क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया। इस कमेटी में ये कहा गया कि इसकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई तो उसमें ये कहा गया कि जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय कि जो क्वांटिटी है कितनी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन क्वालिटी क्या है इस पर जो है वो हार्टो कमेटी ने बात की। इसने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बेहतर बनाने और जो ड्रॉप आउट रेशो है उसको कम करने पर किस तरह से कम करना चाहिए उस पर इसने बल दिया। ड्रॉप आउट रेशो यानी कि बच्चे कितने एडमिशन हुए प्राइमरी में, उन बच्चों की एडमिशन दाखिला हुआ, और जब प्राइमरी एजुकेशन पूरी हो रही हो तो उसमें कितने बच्चे बचे, तो उनका जो अनुपात है ड्रॉप आउट रेशो उसको कहा जाता है। क्योंकि समस्या यही थी कि बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में, वो छोड़ करके बीच में छोड़ करके जा रहे हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है उस पर भी इसने जो है वो एम्फेसिस किया। अबाउट वुड रिपोर्ट 1936-37, 1936 में जो है वो इसको बनाया गया था। अबाउट वुड जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पे काम शुरू किया 1937 में, अपनी रिपोर्ट को इन्होंने सबमिट किया। इसका जो मेन फोकस था वो था वोकेशनल
और प्रैक्टिकल एजुकेशन पर। इसको ऑफिशियली रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑन वोकेशनल एजुकेशन भी तभी कहा जाता है। इसने कहा कि जो प्रैक्टिकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनका जो वो इंटीग्रेशन जो हो सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए एजुकेशन में। तो मेनली एबॉट वुड रिपोर्ट ने किस पर फोकस किया, वोकेशनल एजुकेशन पर। एबॉट और वुड ये जो थे ये दो पर्सन थे, इन्होंने जो है वो एबॉट और वुड जगह जगह दिल्ली और पंजाब के एरिया में ये घूमे और उसके बाद इन्होंने रिसर्च और स्टडी करने के बाद अपनी इस रिपोर्ट को सबमिट किया था। तो उनकी जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थी वोकेशनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल जो नॉलेज होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में, तो उस पर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस को दिया था। इन्होंने यह भी कहा कि जो वोकेशनल स्कूल्स हैं वो मिडल स्कूल्स के जो बाद हैं वो होने इंट्रोडक्शन उनका होना चाहिए। और एबॉट वुड रिपोर्ट के फलस्वरूप बाद में साल 1946 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो है वो स्थापना हुई थी। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। वर्धा महाराष्ट्र में एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1937 में, तो उस दौरान महात्मा गांधी ने जो है वो इसको जारी किया था। इसके जो मेन फोकस था वो था बेसिक एजुकेशन पर। इसमें ये कहा गया था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन उसकी जो मातृभाषा है उसमें देना चाहिए। और जो एजुकेशन है वो वर्क बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि रोजगार पर जो है वो शिक्षा हो। और इस तरह से उन्होंने इसमें यह भी कहा कि जो चरित्र निर्माण और जो वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़, उन पर भी जो है वो जोर देने की आवश्यकता उन्होंने बताई। सार्जेंट रिपोर्ट 1944, 1944 में सार्जेंट के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी जो कि एजुकेशन से ही संबंधित थी। इसने यूनिवर्सल और कंपल्सरी एजुकेशन की जो है वो बात की थी। इसने प्री प्राइमरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन स्टेजेस में किस तरह का जो है वो काम होना चाहिए, उसको क्या क्या उनमें मतलब जो स्टेजेस होने चाहिए उनकी जो है वो रिकमेंडेशंस सार्जेंट रिपोर्ट में की गई थी। जो प्री प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन स्टेजेस पर जो है वो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। अब इन सब से जो संबंधित कुछ एमसीक्यूज है उनको यहाँ पर हम बातचीत करेंगे उन पर। तो जो पहला प्रश्न है वो है विच एक्ट एलोकेटेड फंड्स फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने बात भी किया। तो सही इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1 लाख रुपए का जो है वो पहली बार ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा एजुकेशन के लिए इंडिया में जो फंड एलोकेट किया गया था। Who is associated with the introduction of English education in India? Very very important and simple, मैकॉले ने जो वक्तव्य दिया था मैकॉले मिनट्स 1835 में, तो तब से जो है वो भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। वुड्स डिस्पैच 1854 इज ऑफन कॉल्ड द, क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से किस ईयर में आया और फिर क्या कहा जाता है इसको अक्सर, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। द मेन फोकस ऑफ हंटर कमीशन वॉज, हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है और ये 1882 में अपॉइंट हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म, ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी वोकेशनल एजुकेशन, या फिर डी विमेंस एजुकेशन। तो सही जो उत्तर है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट। द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कर्जन। द अबाउट वुड रिपोर्ट 1936-37 मेनली फोकस्ड ऑन, ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स, बी वोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन सी प्राइमरी एजुकेशन, या फिर डी विमेंस एजुकेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन पर जो है वो ये रिपोर्ट मेनली फोकस्ड थी। सेटलर कमीशन
17 to 19 mainly focused on reforming which level of education in India: primary education, university education, vocational education, women's education. सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन. Which of the following was the key recommendation of Sadler Commission? Sadler Commission की जो मुख्य जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिश थी, वो क्या थी? वो ये थी कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में इंटरमीडिएट कॉलेजेस की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए. सिंपली सही आंसर है ऑप्शन ए. तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को जो है वो एंड करते हैं. तो इसी के साथ आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए. हम इसके बाद जो है वो हमारा सेकंड पार्ट वीडियो का आएगा, वो उसमें हम जो 1947 के बाद जब हमें स्वराज मिला, तब हमारी एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या हमने चेंजेस किया और क्या क्या पॉलिसीज़ हमने अपनाई, क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस आए, उन पर भी हम एक वीडियोस बनाएंगे. वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं. कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि 1947 से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमीशंस आए, उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, और 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरह की जो है वो आयोग और कमिटीज़ बनी जिससे कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया गया. उन पर भी हम जो है वो इम्पॉर्टेंट वीडियोस लाएंगे. बाकी इस पर हम MCQ सीरीज़ भी आपके सामने जो है वो शेयर करेंगे. तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपना जो फीडबैक है, जो भी आपकी क्वेरीज़ है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.